तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, धमाका स्टडी ने अपनी तरफ से महा मैराथन वीडियोज की सीरीज लॉन्च कर दी है। उसी सीरीज में ये एक और वीडियो है जिसमें मैं मैथ्स के आप सभी को 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप सभी बोल रहे थे भैया थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन लाओ, इसीलिए मैंने थोड़ा सा लेवल बढ़ाया है इस क्वेश्चन का, ठीक है। उनको पूरा सॉल्व किया है, आप सभी को हर एक तरीका बताया है जिससे वो सॉल्व होगा, ठीक है। तो वीडियो थोड़ी बड़ी है, लास्ट तक देखिएगा, कॉपी पेन के साथ ले करके जरूर बैठिएगा, ठीक है ना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे बारे में जान जाइए। मेरा नाम अमृत तिवारी, मैं जवाहर नवोदय विद्यालय देवरिया का स्टूडेंट हूँ। तो देखिए भाई, एक बात जो सबसे जरूरी है मुझे आप सभी से करनी है, भाई आप लोग को पता हो या ना हो, मैं एक बार और आप सभी को बता दूं कि धमाका स्टडी ने केवल और केवल आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए इंग्लिश ई बुक और हिंदी ई बुक को लॉन्च कर दिया है। हिंदी ई बुक में हम आप सभी को 30 मॉडल पेपर दे रहे हैं, 5 प्रीवियस ईयर पेपर दे रहे हैं, उसके साथ साथ OMR सीट दे रहे हैं और हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड सॉल्यूशन दे रहे हैं, ईच एंड एवरी सॉल्यूशन। सोचिए इतना कुछ हम आपको दे रहे हैं केवल और केवल 59 रुपीज़ में। 59 रुपीज़ में हम आपको टोटल 400 से ज़्यादा पेजेस की PDF दे रहे हैं केवल 59 रुपीज़ में। उसमें हम आप सभी को 30 मॉडल पेपर, 5 प्रीवियस ईयर पेपर और इन सभी के साथ साथ इन सभी का पूरा सॉल्यूशन। और ये वो क्वेश्चन होने वाले हैं जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं और वैसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और इंग्लिश ई बुक में यानी कि इंग्लिश वाली PDF में हम आप सभी को 25 मॉडल पेपर और पिछले 19 ईयर का यानी 2002 से लेकर के 2020 तक का पूरा प्रीवियस ईयर पेपर दे रहे हैं पूरे फुल सॉल्यूशन के साथ। और इसका कॉस्ट जो है वो 69 रुपीज़ है, बट अभी केवल कुछ दिनों के लिए हम इसको 59 रुपीज़ में ही आप सभी को प्रोवाइड करा रहे हैं। तो भाई ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए। सोचिए 59 रुपीज़ में आप कुछ भी कर देते होगे, खा लेते होगे या फिर कुछ भी बॉल खरीद लेते होगे, कुछ भी कर देते होगे। यहाँ सवाल आपकी ज़िंदगी का है। अभी मैं आपको बताऊँगा इसको कैसे परचेस करना है। दोनों को परचेस करने का तरीका बिल्कुल ही सेम है, ठीक है ना, कोई डिफरेंट नहीं है, बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो सोचिएगा इस केवल 59 रुपीज़ में इतना कुछ हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। मान रहा हूँ भाई सब लोग ऑनलाइन पेमेंट वगैरह नहीं यूज करते होंगे, बट भाई आप अपने चौराहे पे किसी साइबर कैफे से पे करवा सकते हो या फिर किसी अपने फ्रेंड से पे करवा सकते हो। यहाँ जो सवाल है वो आपकी ज़िंदगी का है। जाइए, अगर अब तक नहीं परचेस किया ना भाई तो अभी तुरंत परचेस कीजिए, क्योंकि पेपर में आपकी बिल्कुल दिन है ही नहीं। आप प्रैक्टिस तुरंत शुरू कीजिए भाई लोग, ठीक है ना, क्योंकि एट द लास्ट मोमेंट जीतता वही है जिसकी प्रैक्टिस तगड़ी होती है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको परचेस कैसे करना है। दोनों को परचेस करने का तरीका बिल्कुल ही सेम है। आपको ये वाला आपको पीछे अपने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यहाँ सवाल आपकी ज़िंदगी का है, जाइए उस लिंक पर क्लिक कीजिए तो आपको कुछ ऐसा ही ओपन होगा, ठीक है। ये हमारी खुद की ई बुक है, आपको फिर मैं नीचे स्क्रॉल करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। इसमें जो है मैंने उसमें सब आपको बता दिया है, ठीक है। अगर परचेज के दौरान आपको कोई दिक्कत होता है तो यहाँ हमने अपना मेल दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद मैंने अपना मोबाइल नंबर भी यहाँ पर दे दिया है, ठीक है। इस पर कॉलिंग अवेलेबल नहीं है, आप टेलीग्राम पर मैसेज कीजिए, हम आपको रिप्लाई जरूर देंगे, ठीक है। परचेज करने के लिए हम यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही यहाँ पे हमसे ईमेल मांगेगा, ठीक है। मान लीजिए हम एक ईमेल कोई भी भर देते हैं अपना, ठीक है ना। हम अपना ईमेल मान लीजिए भरते हैं, ठीक है। ईमेल भरने के बाद फिर हमसे यहाँ पे नीचे फोन नंबर मांगेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम अपना फोन नंबर जैसे ही भर देंगे, फोन नंबर भरने के बाद हमको पे 59 रुपीज़ पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे हम पे 59 रुपीज़ पे क्लिक करेंगे तो हमको बहुत ज़्यादा ऑप्शन मिल जाएगा पे करने के लिए। एयरटेल मनी से पे करेंगे, कार्ड से पे करेंगे, फिर UPI से पे करेंगे, नेट बैंकिंग करेंगे, वॉलेट करेंगे, मतलब जहाँ से भी आप चाहें वहाँ से पे कर सकते हैं, ठीक है। आप क्लिक करके उस पर पे करेंगे। पे करने के बाद जो आपको वेबसाइट खुलेगी, जैसे ही आप पे कर देंगे, इस बात को नोट कर लीजिए, जो वेबसाइट का इंटरफेस आपके सामने खुलेगा उस पर आपको 20 से 30 सेकंड वेट करना है, ठीक है। आपको वेट करेंगे तो उसके बाद ऑटोमेटिकली जो आपका PDF है वो आपको खुल जाएगा। बहुत बच्चे क्या कर रहे हैं, परचेस कर ले रहे हैं और देख रहे हैं कि नहीं खुल रहा है तुरंत PDF, तो तुरंत वो बैक का बटन दबा दे रहे हैं। जैसे ही बैक का बटन दबा रहे हैं तो हम लोग से संपर्क टूट जा रहा है, इसीलिए उनको PDF नहीं मिल पा रहा है, तो दोबारा फिर हमको PDF मजबूरी में अपने ओर से फिर दे देना पड़ रहा है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे ही आप पे करेंगे, जब पे सक्सेसफुली हो जाएगा तो फिर आपको वहाँ पर रुक जाना है थोड़ी देर, क्योंकि वो रीडायरेक्टिंग करते रहेगा, तो आपको कुछ देर वेट कर लेना है, ठीक है। 20 से 30 सेकंड आपको वेट करना है, फिर ओपन हो जाएगा। तो भाई सवाल आपकी ज़िंदगी का है, जाइए इसको जरूर परचेस कीजिए। तो देखिए ये हमारा जो है वो पहला क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने आप सभी से बोला था कि क्वेश्चन की लैंग्वेज भले हिंदी में होगी, बट मैं इसका मीनिंग भी इंग्लिश में समझाऊंगा और इसका सॉल्यूशन भी आप सभी को इंग्लिश में भी समझाऊंगा और हिंदी में भी समझाऊंगा, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन को ट्रांसलेट करने लगूँ एक ही क्वेश्चन को हिंदी में और इंग्लिश में, तो भाई मैं भी दूसरे अन्य यूट्यूबर की
तरह केवल 5 क्वेश्चन ही ला पाऊंगा या फिर 10 क्वेश्चन ही ला पाऊंगा और 20 मिनट 25 मिनट की वीडियो ही ला पाऊंगा, बट मुझे आप लोगों के लिए ज़्यादा क्वेश्चन लाना है और ज़्यादा मात्रा में लाना है ताकि आप सभी का सिलेक्शन हो, ठीक है ना। मेनली भाई आप इतने बड़े अंग्रेज तो नहीं, रियलिटी आप इतने बड़े अंग्रेज तो नहीं कि भाई हिंदी मीनिंग नहीं समझोगे। अब मान लो यहाँ पे दूध वाला है तो भाई कोई भी इंग्लिश वाला होगा, कोई भी इंग्लिश का एस्पिरेंट होगा तो ये तो जानता ही होगा भाई दूध वाला किसको बोलते हैं। अब जरूरी तो नहीं कि हम उसको मिल्क मैन बोलेंगे तो ही उसको समझ में आएगा, ठीक है। बाकी मैं क्वेश्चन का इंग्लिश मीनिंग भी समझाऊंगा और उसको इंग्लिश में भी बताऊंगा कैसे सॉल्व होता है, और बाकी हिंदी में तो मैं बता ही रहा हूँ, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसको पढ़ते हैं, ठीक है। क्या बोला है देखिए, एक दूध वाले के पास 48 लीटर दूध है, 48 लीटर जो है वो मिल्क है, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो अगर आपको क्वेश्चन बड़ा लग रहा है तो घबराना नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए क्या बोला है, इसका 5/8 भाग वो एक परिवार ले लिया। देखिए जैसे जैसे जो बोला है वैसे वैसे करते जाइए। मान लीजिए टोटल 48 लीटर क्या है हमारा दूध है, ठीक है। उसका 5/8 एक परिवार ले लिया है तो इंटू 5/8 यही होगा ना, यानी कितना हो गया भाई 6 टाइम में, और ये कितना हो गया भाई 30 लीटर, यानी एक परिवार कितना दूध ले लिया भाई 30 लीटर दूध ले लिया, ठीक है। यानी कि अब उसके पास दूध कितना बचा, अब उसके पास मान लीजिए 48 लीटर दूध है और एक परिवार अगर 30 लीटर दूध ले लिया तो उसके पास केवल 18 लीटर दूध ही बचा, ठीक है ना। उसके बाद क्या बोला है, 3 लीटर दूध उसने दूसरे परिवार को दे दिया, यानी कि मान लीजिए 18 लीटर ही दूध बचा, इसमें से 3 लीटर दूसरे परिवार को दे दिया, यानी कितना बचा 15 लीटर दूध अभी भी उसके पास बच गया। अब बोल रहा है शेष दूध, यानी कि इस 15 लीटर दूध को 20 लीटर बनाने हेतु दूध में कितना मात्रा डाला जाएगा, यानी कि दूध को मान लीजिए 15 लीटर दूध बचा है और इसको 20 लीटर बनाना है तो कितना दूध और ऐड किया जाए। जाहिर सी बात है भाई 5 लीटर दूध ऐड कर दीजिए, हो जाएगा काम, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, बोला राहुल ने, ये वाला थोड़ा क्वेश्चन जो है इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है। देखिए राहुल ने चॉकलेट दुकानदार से 15 रुपए में खरीदी, ठीक है ना भाई। चलिए दुकानदार ने एक चॉकलेट पर 1.50 का लाभ कमाया, यानी 1.50 रुपीज़ का प्रॉफिट कमाया, ठीक है ना। उसके बाद क्या बोला है, ऐसी 20 चॉकलेट को खरीदने में दुकानदार का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब होता है कॉस्ट प्राइस सीपी, ठीक है ना, इंग्लिश वालों के लिए। चलिए देखिए क्या बोला है, राहुल ने दुकानदार से 15 रुपए में क्या करता है, 15 रुपए में हमारा क्या करता है, 15 रुपए में हमारा राहुल क्या करता है, चॉकलेट करता है, ठीक है। उसने 1.50 का प्रॉफिट यानी लाभ कमाया है। अब बात समझिएगा यहाँ पर राहुल का जो सीपी है वो 15 रुपए है। बात समझिएगा भाई, राहुल खरीदा है तो राहुल के लिए सीपी 15 रुपए है, लेकिन हमसे सीपी किसका पूछा है, हमसे सीपी पूछा है, क्रय मूल्य पूछा है, दुकानदार का सीपी हमसे पूछा हुआ है, दुकानदार का क्रय मूल्य पूछा हुआ है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, मान लीजिए 15 रुपए में अगर कोई खरीद रहा है, मान लीजिए आप हो, ठीक है ना। आप अगर कोई चीज़ खरीद रहे हो तो वो आपके लिए क्रय मूल्य होगा, आप अगर खरीद रहे हो तो वो आपके लिए क्रय मूल्य यानी कि सीपी होगा, ठीक है ना। बट जो उसको आपको बेच रहा है वो उसके लिए क्या होगा, एसपी होगा, वो उसके लिए विक्रय मूल्य होगा। ये आपको समझना है, आप खरीद रहे हो तो आपके लिए तो क्रय मूल्य, लेकिन जो दूसरा उसको बेच रहा है उसके लिए वो सेलिंग प्राइस यानी कि वो हमारा विक्रय मूल्य है, ठीक है। तो यहाँ दुकानदार के लिए 15 रुपये क्या है, सेलिंग प्राइस है, ये चीज़ आपको समझनी है, ठीक है ना। और फिर बोल रहा है दुकानदार ने 1.50 का प्रॉफिट कमाया है, यानी मान लीजिए दुकानदार का एसपी कितना था, दुकानदार के लिए एसपी 15 रुपये था और राहुल के लिए वही वाला एसपी वही वाला विक्रय मूल्य कितना था, 15 रुपये था, ठीक है ना। दुकानदार ने लाभ कितने का कमाया है, 1.5 रुपीज़ का, यानी दुकानदार के लिए क्रय मूल्य या फिर सीपी क्या हो जाएगा, दुकानदार के लिए क्रय मूल्य क्या होगा, 15 माइनस 1.5 होगा कि नहीं होगा। बात समझिएगा, बात समझिएगा। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि आप कोई चीज़ 20 रुपये में किसी को बेचे हो और उसमें 5 रुपये प्रॉफिट कमाए हो, एक मिनट इस पर ऐसा करते हैं, क्लिक करते हैं, सॉरी, चलिए ठीक है, इसको सीधा करते हैं, ये यहाँ से डिस्टर्ब हो गया, एक मिनट सॉरी। हाँ अब देखिए, ठीक है, चलिए इसको हम ऊपर करते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम होती रहती है, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, बोला है राहुल ने, मतलब हम क्या समझें कि भाई दुकानदार का जो सेलिंग प्राइस है, दुकानदार का सेलिंग प्राइस कितना है, 15 रुपीज़ है, और मतलब विक्रय मूल्य 15 रुपीज़ है, और दुकानदार प्रॉफिट कितने का बनाया है, 1.5 रुपीज़ का। तो दुकानदार के लिए सीपी कितना होगा भाई, सीपी होगा हमारा कितना, 15 माइनस 1.5 होगा कि नहीं होगा, 15 माइनस 1.5, तो क्या हो जाएगा भैया यहाँ पे 13.5 रुपीज़ क्या होगा दुकानदार के लिए सीपी, यानी उस चॉकलेट का दुकानदार के लिए सीपी कितना है, 13.5 रुपीज़। चलिए ठीक है, फिर बोला है 20 चॉकलेट को खरीदने में दुकानदार का सीपी क्या होगा, यानी 20 चॉकलेट को अगर दुकानदार खरीद रहा है तो उसका सीपी क्या होगा, दुकानदार को एक चॉकलेट कितने का पड़ रहा है भैया, 13.5 रुपीज़ का, और अगर 20 चॉकलेट खरीद लेते यानी इंटू 20 कितना हो जाएगा भाई, 270 रुपीज़। सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको यही समझना था कि भाई जो मतलब राहुल के लिए जो सीपी है, राहुल के लिए जो क्रय मूल्य है वो दुकानदार का विक्रय मूल्य है। बस आप अगर ये कॉन्सेप्ट पकड़ लिए तो इस क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से उड़ा ले जाओगे। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, घबराना बिल्कुल नहीं है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे, सभी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। ये बिल्कुल अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखिए
5वीं कक्षा को मतलब 5वीं क्लास को एक पिकनिक पर 9:50 पर जाना था, ठीक है। उनकी बस 2 घंटे 50 मिनट लेट थी। 5वीं क्लास जिस समय पिकनिक पर गया वो समय क्या था? यानी कहने का क्या मतलब है, मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको 10 बजे कहीं पहुँचना था, आप 2 घंटे लेट पहुँचे हो, तो कितने बजे पहुँचे हो? आप सिंपल बोलोगे भाई 10 बजे पहुँचना था, 2 घंटे लेट पहुँचे हैं, मतलब 12 बजे पहुँचे हैं। वैसे यहाँ पर अगर 9:50 ये देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, उसके लिए मैं ऐसा करता हूँ, थोड़ा सा व्हाइट हाँ ये जगह लेता हूँ ताकि अच्छा रहेगा, ठीक है ना। देखिए करना क्या है, देखिए मान लीजिए 9:50 पर क्या करना था, 9:50 पर पहुँच जाना था, ठीक है। 2 घंटे 20 मिनट लेट पहुँचे हैं सब। तो जैसे मान लीजिए आपको 10 बजे पहुँचना था, आप 2 घंटे लेट पहुँचे हो, तो आप 10 में 2 को जोड़ के बोल दिए हाँ हम 12 बजे पहुँचे हैं। उसी तरह 9:50 पर पहुँचना था, 2 घंटे 20 मिनट अगर लेट है तो कितना हो गया भाई, जोड़िए यहाँ 70 हो गया, यहाँ 11, यानी कि 11:70 पर पहुँचे हैं। अब आप बोलोगे भैया क्या मजाक कर रहे हो, 70 मिनट तो होता ही नहीं है। तो वही तो बात है भाई, 70 मिनट नहीं होता, लेकिन 70 मिनट में से अगर हम 60 मिनट निकाल दें, बात समझिएगा। क्वेश्चन क्या बन गया हमारा, 11:70 पर क्या है सब, वो सब पहुंच गए हैं सब, ठीक है। लेकिन आपको ये देखना है कि 70 मिनट नहीं, अगर 70 मिनट में से हम 60 मिनट निकाल दें तो वो 1 घंटे का काम करेगा। भाई 60 मिनट में 1 घंटा होता है, तो अगर 70 मिनट में से हम 60 मिनट निकाल दें तो कितना मिनट बचेगा, 10 मिनट। और 11 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 12। दोबारा समझाता हूँ कैसे, देखिए 11:70 1 मिनट, 11:70 आया था, ठीक है। हम 11 की जगह 12 लिख देते हैं। क्यों 12 लिख देते हैं, क्योंकि 70 मिनट में से हम 60 मिनट निकाल दे रहे हैं। 60 मिनट का मतलब क्या है, 1 घंटा, तो वही 1 घंटा इधर ऐड कर देना है, सिंपल। और यहाँ पे 70 में से 60 निकाले तो 10 बजे, यानी 12:10 पर। बहुत सिंपल था। चलिए आइए, कौन सा है भाई 12:10, ये वाला है, सिंपल। कौन वाला ऑप्शन है, ये वाला, ठीक है। इसको मार के हम आगे क्लिक करेंगे। चलिए आइए, देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है। इसको मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। देखिए यदि एक कार्य 10 व्यक्ति या 12 औरत 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। इंग्लिश वालों के लिए क्या हो गया भाई, अगर एक वर्क है उसको 10 मेन और फिर 12 वुमेन 10 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, तो वही वाला कार्य 5 व्यक्ति तथा 5 मेन एंड 6 वुमेन कितने डेज में कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या समझनी है, टर्मोलॉजी। टर्म इसका क्या है, यहाँ पे या का यूज किया है, और का यूज किया है। यहाँ पे तथा मतलब कि किसका यूज किया है, एंड का यूज किया है। या मतलब कुछ और होता है, तथा मतलब कुछ और होता है। आपको क्वेश्चन की मीनिंग को समझना है, तभी क्वेश्चन हो पाएगा। देखिए जैसे मान लीजिए मैं क्या बोलता हूँ कि या तो मैं मान लीजिए कोई बच्चा अपने पापा से बोला या तो मैं चॉकलेट खाऊंगा या तो मैं समोसा खाऊंगा, यानी कि ये चॉकलेट और समोसा में दोनों में से कोई एक ही खाएगा, दोनों नहीं खाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई बच्चा बोला है मैं चॉकलेट खाऊंगा तथा समोसा भी खाऊंगा, मतलब कि इसका मूड क्या है, दोनों के दोनों आज ये चापेगा, दोनों के दोनों खाएगा, बिन दोनों खाए मानेगा नहीं, ठीक है ना। वही सिंपल काम यहाँ भी है। 10 व्यक्ति या 12 औरत, यानी कि 10 व्यक्ति हैं ये भी 10 दिन में कर सकते हैं, और या 12 औरत भी 10 दिन में कर सकती हैं, ठीक है ना। लेकिन बोला है अगर 5 व्यक्ति के साथ साथ 6 और दोनों को एक साथ ही लगा दिया जाए, यानी अलग अलग नहीं, एक साथ लगा दिया जाए, तो कितना दिन लगेगा। देखिए जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो ऐसे क्वेश्चन में आपको एक ही काम करना है, जानते हैं क्या, देखिए मैं समझाता हूँ। या तो आपको मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, सभी चीज़ें एक समान होनी चाहिए, यानी कि यहाँ व्यक्ति है, यहाँ औरत है, या तो ये भी व्यक्ति हो जाए ये भी व्यक्ति हो जाए तो हम दोनों को आसानी से जोड़ सकते हैं, या तो ये भी औरत हो जाए ये भी औरत हो जाए तो भी दोनों को आसानी से जोड़ सकते हैं। है कि नहीं, है कि नहीं, आप खुद सोचिएगा। आप बोलोगे हाँ भाई है, भाई मान लीजिए आप, कोई बोले कि मैं 2 किलोमीटर गया, कोई बोले 2 किलोमीटर गया और कोई बोले मैं 3 किलोमीटर गया, तो भाई दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, भाई दोनों जोड़ देंगे तो 5 किलोमीटर होगा। क्यों दोनों को जोड़े हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे यूनिट सेम है। लेकिन यहाँ पे यूनिट सेम नहीं है, यहाँ पे एक यूनिट में हमारा व्यक्ति है, एक यूनिट में हमारा औरत है, यानी कि हमको दोनों यूनिट क्या करना पड़ेगा, वी विल हैव टू सेम द बोथ यूनिट्स, यानी या तो व्यक्ति को औरत में कन्वर्ट कर दें या तो औरत को व्यक्ति में कन्वर्ट कर दें। चलिए भाई कर देते हैं। अब करने के लिए हमेशा ऊपर वाले का यूज करेंगे। देखिए कैसे, अभी मैं आपको सिखाता हूँ। देखिए कैसे, बहुत ही सिंपल है, घबराने का बात नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि 10 व्यक्ति, मान लीजिए 10 व्यक्ति का काम 12 औरत के काम के बराबर है। अब बोलेंगे भैया ऐसा क्यों, क्योंकि भाई 10 व्यक्ति भी 10 दिन में कोई काम कर रहे हैं, 12 औरत भी 10 दिन में कर रही हैं, तो क्या हम ये नहीं बोल सकते हैं कि 10 व्यक्ति जो हैं वो 12 औरत के बराबर हैं। भाई दोनों का काम अगर सेम है, मान लीजिए अगर आप बोले कि मैं जो हूँ मैं द ग्रेट खली को मार सकता हूँ, और मैं भी बोलूँ मैं भी द ग्रेट खली को मार सकता हूँ, तो आपका और हमारा जो पावर है, आपका और हमारा जो शक्ति बल है, वो दोनों समान हो जाएगा। है कि नहीं। अगर आप बोलो कि भाई मैं 5 ईंटा उठा लेता हूँ, मैं बोलूँ नहीं मैं भी 5 ईंटा उठा लेता हूँ, तो भाई दोनों क्या हो गया, भाई हमारा और आपका पावर सेम है। वैसे ही अगर 10 आदमी 10 व्यक्ति 10 दिन में कर रहे हैं, 12 औरत भी 10 दिन में कर रही हैं, नहीं हम बोल दिए कि भैया 10 व्यक्ति बराबर 12 औरत। चलिए नहीं, 10 व्यक्ति बराबर 12 औरत, तो एक व्यक्ति बराबर कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब 12/10 औरत, ठीक है।
तो हमको व्यक्ति को औरत में चेंज करना है, यानी 5 व्यक्ति को अगर हमको औरत में चेंज करना है, मैं बोला यूनिट सेम करना है, तो 5 व्यक्ति बराबर क्या हो जाएगा भैया, तो अब ज़्यादा हो गया, तो 5 व्यक्ति बराबर हो जाएगा हमारा 12/10 इंटू 5, तो 5 2 जा 10 और ये 6 बार में, ठीक है, यानी कि 6 औरत। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप एक बार वीडियो को रोकिए, फिर से उसको क्या कीजिए, फिर से उस वीडियो को रिवर्स कीजिए, ठीक है ना, और फिर समझिए, ठीक है ना। यानी ये कितना आ गया, ये हमारा आ गया 6 औरत, कितना आ गया हमारा 6 आया था ना, एक मिनट देखिए फिर कन्फ्यूजन हो गया, 12/10 इंटू 5 आया था, ये 2 बार में और 6 बार में, ठीक है। हाँ, यानी कि 5 व्यक्ति कितना है, 6 औरत के बराबर है कि नहीं है, 5 व्यक्ति 6 औरत के बराबर हैं। चलिए, यानी कि अब 6 और 6 जुड़ जाएगा भाई, 6 यहाँ 5 व्यक्ति को हम 6 औरत कर लिए, यानी कि इस 6 औरत को और इस 6 औरत को दोनों को मिलके एक साथ काम करना है, यानी कि 6 + 6 यानी कि 12 औरत कितने दिन में करेंगे। अब क्वेश्चन क्या बन गया सुनिए, यदि एक कार्य को 10 व्यक्ति या 12 औरतें 10 दिन में पूरा करती हैं, तो 12 औरतें उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगी, सिंपल। अब ये वाला लाइन जो है उसको काट दीजिए, अब ऐसे समझिए, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे 10 व्यक्ति भी काट दीजिए, क्योंकि 10 व्यक्ति सिर्फ हमको क्यों दिया था, सिर्फ हमको कंपैरिजन करने के लिए दिया था, ताकि हम व्यक्ति को औरत में बदल सकें। अब हम बदल चुके हैं, तो अब आगे का काम करते हैं। अब बोला यदि एक कार्य, देखिए कितना सिंपल हो गया, यदि एक कार्य 12 औरत 10 दिन में करते हैं, तो वही कार्य 12 औरत कितने दिन में करेंगे, समझिएगा, बहुत ईजी है भाई। अगर 12 औरत 10 दिन में कर रही है तो हमको बताइए दिया, तो 12 औरत कितने दिन में करेंगी, 10 दिन में करेंगी, सॉरी। देखिए सिंपल समझिएगा, इसको काट दीजिए, हमको व्यक्ति से तो कोई मतलब है ही नहीं है, व्यक्ति से मतलब है ही नहीं है, और ये 6 की जगह 12 औरत हो गया, ठीक है, हमारा क्वेश्चन ये हो गया है। अब एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए, यदि एक कार्य 12 औरतें 10 दिन में पूरा करती हैं, तो वही कार्य 12 औरतें कितने दिन में पूरा करेंगी। तो सिंपल बात है भैया, मान लीजिए 12 औरत अगर 10 दिन में पूरा कर रही हैं, तो एक औरत 10/12 दिन में पूरा करेंगी, तो फिर 12 औरत 10/12 × 12 दिन में पूरा करेंगी, 12 से 12 कट गया, 10 हमारा आंसर आ गया, सिंपल 10 डेज हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो घबराने का बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन में घबराने का बिल्कुल भी नहीं है। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्या है भाई, देखिए राजू तथा सीमा के पास 16.05 मीटर और 10.5 मीटर लंबा तार है, उनको कुल 35 मीटर तार चाहिए, बताइए उनको और कितना लंबा तार खरीदना पड़ेगा। यहाँ पे कॉन्सेप्ट चाहिए जो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए आपके पास 2 रुपया है, जस्ट सपोज आपके पास 2 रुपया है, आपके दोस्त के पास 1 रुपया है, लेकिन आप लोग को समोसा खाना है, जिस समोसे का दाम 5 रुपया है, तो आपको और कितना रुपया चाहिए, आप बोलेंगे भैया 2 + 1, हम दोनों के पास 3 रुपया है, टोटल 5 रुपये का अगर समोसा चाहिए, यानी कि हम लोग को 2 रुपया एक्स्ट्रा चाहिए। तो क्या किए हैं आप, इन दोनों को जोड़ दिए हैं और 5 में से घटा दिए हैं, सिंपल। वैसे यहाँ भी करेंगे, क्या करेंगे भाई, समझिएगा जरा, इन दोनों को जोड़ देंगे भाई। राजू और सीमा के पास 16.05 और 10.5 मीटर लंबा तार है, ठीक है, यानी कि 16.05 और फिर 10.5 को अगर हम ऐड करते हैं तो कितना आएगा, ये आएगा 26.55 मीटर, ठीक है। इतना तार इन सबके पास है, उन लोगों को कुल 35 मीटर तार चाहिए, ठीक है, यानी कि 26.55 अगर है, मान लीजिए उन सबको 35 मीटर चाहिए, 35.00, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट लग रहे हैं, हाँ ठीक है। उसके बाद बोल रहा है उन सबके पास 26.55 मीटर तार है, घटाइए 5 यहाँ पे आ गया, 9 में से 5 गया, 4 यहाँ पे आ गया, और फिर यहाँ पे 4 में 6 गया, 8 यहाँ पे आ गया, 8.50 यहाँ पे कट गया, ठीक है। यानी कि जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करेंगे तो तुरंत हो जाएगा, ठीक है ना। कैलकुलेशन फास्ट बनाइएगा, पेपर में आपका कैलकुलेशन ही आपका फ्रेंड है, क्योंकि पेपर में जितना जल्दी आप कैलकुलेशन करेंगे वही आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे मूव करते हैं। ये देखिए आगे वाला जो ये वाला क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है, लेकिन बिल्कुल भी घलुआ वाले मेथड से समझा दूंगा। आप बोलोगे अरे भैया ऐसे लगना था, हमको तो दिमाग पे नहीं चढ़ा था। देखिए कैसे समझिएगा, एक परीक्षा में 2 पेपर है, ठीक है, जिसमें पास होने के लिए, अब इंग्लिश वालों को भी समझ में नहीं आ रहा होगा भाई, एक परीक्षा में 2 पेपर है, तो भाई अब इसके लिए ये थोड़े ना बोलना पड़ेगा कि एक इन एग्जामिनेशन हॉल देयर आर 2 पेपर्स, ठीक है। अब भाई वो भी समझ जाएंगे एक परीक्षा में 2 पेपर हैं, तो भैया 2 पेपर हैं, ठीक है, जिसमें पास होने के लिए दोनों पेपरों में मिलाकर 36% नंबर, 36% अंक चाहिए, ठीक है। शीला को पहले पेपर में 30% अंक मिला है, परीक्षा में पास होने के लिए दूसरे पेपर में कितना अंक का परसेंटेज चाहिए, कितना अंक का प्रतिशत चाहिए, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले जिसमें ऐसा कुछ बोला हो कि 2 पेपर हैं, 3 पेपर हैं, तो सबसे पहले ये मानते हैं कि मान लीजिए हमारा जो पहला पेपर है, फर्स्ट पेपर है, वो हमारा 100 नंबर का है, ठीक है। दूसरा पेपर भी हम मान लेते हैं 100 नंबर का है, भाई हमको नंबर पता होना चाहिए, मान लिए 100 नंबर और 100 नंबर का है, ठीक है। यानी कि टोटल कितना नंबर हो गया, टोटल हमारा 2 जाए भाई, टोटल 200 नंबर हो गया, ठीक है। अब बोला है दोनों को मिला के 36% नंबर चाहिए, यानी कि 200 नंबर में 36% नंबर कितना हो जाएगा, 36/100 परसेंटेज तो पड़े होंगे, यानी कि दोनों में मिला करके 72 नंबर चाहिए। यानी कि मान लीजिए अगर पहला पेपर 100 नंबर का है, दूसरा पेपर अगर 100 नंबर का है, यानी टोटल अगर 200 नंबर का पेपर है, तो उसमें कितना 36% मतलब कि 72 नंबर चाहिए, ठीक है। अब आगे क्या बोला है भाई, अब आगे समझिएगा। अब आगे देखिए इतने का काम हो गया, देखिए
तोड़ तोड़ के क्वेश्चन समझेंगे, इतने का काम हो गया। अब इसको छोड़िए। शीला कोई लड़की है, ठीक है, जिसको पहले पेपर में 36% अंक मिले हैं, यानी कि समझिएगा हम क्या बोले हैं भाई, पहला पेपर 100 नंबर का है। हम क्या बोले हैं, पहला पेपर 100 नंबर का है। हाँ, पहला पेपर 100 नंबर का है, तो शीला को कितना मिला है, 36 नंबर, कट गया। यानी कि शीला को टोटल कितना मिला हुआ है, 36 नंबर मिला हुआ है, ठीक है। अब बोल रहा है क्या, यानी शीला कितना नंबर पाई है, शीला देखिए अब आपको क्वेश्चन में क्या समझ में आ गया, एक परीक्षा में 2 पेपर है, मतलब हम समझ लिए पेपर जो है वो 200 नंबर का है, 100 + 100, ठीक है, जिसमें पास होने के लिए दोनों पेपरों में मिलाकर 36% नंबर चाहिए। यानी कि हम कैलकुलेट कर लिए, दोनों में मिला के 72 नंबर टोटल चाहिए। शीला को पहले पेपर में 30% अंक मिला है, यानी कि हम जान गए हाँ भाई इसको 30 नंबर पहला पेपर में मिला है। अब बोला है परीक्षा में पास होने के लिए दूसरे पेपर में कितना अंक अब चाहिए। अब समझिएगा बात को, देखिए टोटल कितना नंबर चाहिए था, 72 दोनों पेपर में मिला के। शीला को कितना मिला है, 30 पहले पेपर में, तो दूसरे पेपर में उसको कितना चाहिए भाई, सिंपल घटा देंगे, आ गया कितना, 42। अब बोला है कितना परसेंटेज चाहिए, तो परसेंटेज हमको पता है भाई 42 नंबर चाहिए, किस में से चाहिए, तो भाई 100 में से चाहिए, इंटू 100, ठीक है, सिंपल 100 से 100 कट गया, कितना आ गया भाई 42%, ठीक है, सिंपल कितना आ गया हमारा 42%। तो कोई भी बहुत ज़्यादा हार्ड, बहुत ज़्यादा तोप नहीं था, सिंपल बस आपको यहाँ पे बस मान लेना था कि पहला पेपर 100 का है। देखिए जब भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए, आपके सामने ऐसा कोई भी क्वेश्चन मौजूद हो, तो सबसे पहला चीज होता है कि आप कितना दूर सोच सकते हो, ठीक है ना। बहुत लोग ऐसे क्वेश्चन में घबरा जाते हो कि अरे यार ये क्या, इतना बड़ा क्वेश्चन। सिंपल भाई, बड़ा किस बात का है, एक परीक्षा में 2 पेपर है, हम भाई अब वो तो हमारे पे निर्भर है कि हम पेपर को कितने नंबर का कराएंगे। समझिए कि आप यहाँ पे बादशाह है, जो मन वो मान सकते हैं, 200 नंबर मानिए, 500 नंबर मानिए, लेकिन नॉर्मली हमें यहाँ पे 100 नंबर माने हैं, तो 100 दूसरा 100, तो टोटल 200 नंबर का पेपर हो गया, जिसमें पास होने के लिए दोनों पेपरों में मिला के 36% नंबर चाहिए। तो आप कैलकुलेट कर लिए, 200 × 36/100 आ गया कि हाँ भाई दोनों पेपर मिला के 72 नंबर चाहिए, ठीक है, 72 नंबर चाहिए। शीला को पहले पेपर में 30% अंक मिला, यानी कि आप कैलकुलेट कर लियो कि भाई 100 नंबर है तो 30% अंक मतलब कि 30 नंबर मिला है, ठीक है। परीक्षा में पास होने के लिए दूसरे पेपर में अंकों का परसेंटेज, तो आप जान गए भाई 72 नंबर पाना था, शीला जो है वो 30 नंबर पाई हैं, तो 42 नंबर और इनको चाहिए। फिर परसेंटेज क्या होता है, 42 अपॉन कितने में चाहिए, 100 में, इंटू 100, 100 से 100 काट के आप ला दिया भाई 42%, सिंपल। तो आप यहाँ पे घबराना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन में कभी घबराना नहीं है, सिंपल, बहुत बहुत ही इजी होता है, ठीक है ना। जब भैया आई हैं आपके तो आपको डरने का कौन बात है भाई, हम सब क्वेश्चन आपको सिखाएंगे, ठीक है, तो बस घबराना नहीं है, ठीक है ना। देखिए निम्नलिखित दंड चार्ट मतलब कि ग्राफ होता है, ठीक है ना, पढ़कर उसका उत्तर दिए। चलिए भाई क्या उत्तर देना है, दे देते हैं। सड़क पर कारों की संख्या तथा वैनों की संख्या में कितना अंतर है, अंतर मतलब इंग्लिश में होता है कितना डिफरेंस है, ठीक है, तो घबराने का बात बिल्कुल भी नहीं है। चलिए आइए देखते हैं। कार हमारा ये है, ठीक है भाई, कार कहाँ पे है, कार हमारा 60 पर है, देख लीजिएगा, ठीक है। वैन हमारा ये वाला है, वैन हमारा कहाँ पे है, वैन हमारा किस पे है, 80 पे है। इसको सीधा बिल्कुल जब ले जाएंगे ना तो 80 पर ही आएगा, ठीक है ना। अब हम सीधा नहीं ले जा रहे हैं भाई, हाथ से ऐसे खींचना पड़ रहा है, तो हाथ में भाई इतना है थोड़े ना अच्छे से हो पाएगा, ठीक है। तो भाई हम देखें यहाँ पे हमारा कार कितना है भैया, हमारा कार 60 है, वैन हमारा कितना है, 80 है। बोला है दोनों का अंतर मतलब डिफरेंस निकालिए, यानी कि 80 में से 60 को हटा दें, सिंपल 20 आ गया। देखिए क्वेश्चन जो होता है वो इजी ही होता है, बस आप लोग को घबराना नहीं होता है। क्वेश्चन देखिए खटाखट करते चलिए, ठीक है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है ये आपका कॉन्सेप्ट बेसिस है, आप कितने दूर तक सोच सकते हैं, बस यही वाला वो क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए बोल क्या रहा है, ABCD जो है वो 4 नंबर है, मान लीजिए A कोई नंबर है, B कोई नंबर है, C कोई नंबर है, D कोई नंबर है, ठीक है। बोला है प्रत्येक में 9 केवल एक बार है, यानी कि मान लीजिए 4 डिजिट का कोई भी नंबर है जिसमें 9 जो आया है वो सब में एक एक बार 9 आया है। देखिए यहाँ पे एक एक बार आया है, एक बार आया है, ठीक है ना, यानी किसी में 9 2 बार नहीं आ सकता है, एक ही बार आया है, ठीक है। फिर बोला है जिनका स्थान दर्शाया गया है, यानी पहले में 9 जो है वो पहले डिजिट पे ही आ गया है, दूसरे में दूसरे पे आया है, तीसरे में तीसरे डिजिट पे और चौथे में चौथे डिजिट पे। अब बोल रहा है उसके बारे में हमको मतलब जो लेफ्ट नंबर है, शेष अंक जो है उनके बारे में हमको कुछ भी पता नहीं है, ठीक है ना। अब बोल रहा है, जो बोल रहा है वो समझिएगा। ABCD चारों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। अब देखिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा आज, देखिए कैसे। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, चारों संख्याओं में D सबसे छोटी संख्या है, चारों संख्याओं में D सबसे छोटी संख्या है। बिल्कुल नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। अच्छा मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए हमारा कुछ भी हम मान सकते हैं, जस्ट सपोज। देखिए चारों संख्याओं में D सबसे छोटी संख्या है, इसको समझने से पहले हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं। B छोटी है C से, B छोटी है C से। अब बात समझिएगा, जब हमको पहला डिजिट मालूम ही नहीं है तो हम कैसे कह दे रहे हैं B छोटी है C से, मतलब इसका भी कोई कंफर्मेशन हमारे पास अभी मौजूद नहीं है। चलिए भैया अब आगे देखते हैं, भैया आगे क्या बोल रहा है।
चारों संख्याओं में ए सबसे बड़ी संख्या है, यानी बोला है चारों संख्याओं में ए जो है वो हमारा सबसे बड़ा संख्या है। ठीक है, चौथा क्या बोला है, चारों संख्याओं में डी जो है वो सबसे बड़ी संख्या है। अब बोला है हमारा डी जो है वो सबसे बड़ी संख्या है। इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना चाहिए वो एक चीज होना चाहिए कि क्वेश्चन में बोला है कि केवल एक ही बार 9 आया है, यानी 9 को हम 2 बार यूज नहीं कर सकते हैं। यानी कि आप खुद सोचिए, मान लीजिए अगर 9 इसमें आया है, मान लीजिए 9 अगर डी वाले में लास्ट में आया है, तो पहले में हम क्या लिख सकते हैं, पहले वाले बॉक्स में हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 5 6 7 8 लिख सकते हैं। चलिए मानिए हम 8 लिखते हैं, मानिए 8 लिखते हैं, और बाकी के स्थान में भी आप कुछ भी लिखिए। मान लीजिए बाकी के स्थान में 9 9 लिखते हैं ताकि संख्या बड़ी लगे। मान लीजिए लास्ट वाला, अगर हमारा लास्ट वाला सबसे बड़ा कितना बन जाएगा, लास्ट वाला को अगर हम सबसे बड़ा बनाना चाहें तो 8 9 9 यही बन जाएगा। ठीक है, और सबसे बड़ी बात कि हम 8 के बाद यहाँ 9 9 यूज नहीं कर सकते हैं, ये मैं गलती कर रहा था क्योंकि क्वेश्चन में बोला है 9 एक ही बार आया है। ठीक है, यानी मान लीजिए अगर हम पहले पे 8 लिख रहे हैं तो दूसरे पे 7, तीसरे पे 6 और चौथे पे 9। ठीक है, मान लीजिए 7 लिखे हैं, क्यों 7 लिखे हैं भाई, यहाँ हम 5 भी लिख सकते थे। अब चूंकि 5 से बड़ा है 7, इसीलिए 7 लिखना ज़्यादा सही है। सबसे बड़ा हम इसको बना रहे हैं, मानिए 8 7 6 9, हमारा डी जो है वो सबसे बड़ा यही बन सकता है। चलिए सी को देखते हैं, सी सबसे बड़ा क्या बन सकता है भाई, मान लीजिए 8 बन सकता है, फिर 7, फिर 9 और उसके बाद 6 बन सकता है, यही बन सकता है। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए, चलिए हमसे जब हमको कोई रोक नहीं है, एक चीज़ देखिएगा, चलिए आप लोग बहुत बार आप लोग सोचेंगे भैया ये तो केवल एक ही बार बोला है कि 9 एक बार होना चाहिए। ठीक है, चलिए मान लेते हैं, चलिए मान लेते हैं कि 9 एक बार है, तो डी सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, 8 8 8 9, यही हो जाएगा ना भाई, 9 एक बार है। चलिए सी क्या हो जाएगा सबसे बड़ा, 8 8 9 8। ठीक है, चलिए भाई क्योंकि 9 से जस्ट छोटा 8 ही होता है, इसीलिए हम 8 लिख रहे हैं ताकि संख्या बड़ा बने। बी सबसे बड़ा क्या हो सकता है भाई, बी हो सकता है 8 9 8 8। ठीक है, अब जो ए है, ए वाले पे ध्यान दीजिएगा, ए सबसे बड़ा क्या हो सकता है, 9 तो सबसे पहले आ गया, उसके बाद 8 8 8, भाई यही सबसे बड़ा बन सकता है। अब आप खुद सोचिए सबसे बड़ा इसमें से कौन सा है, इसमें से सबसे बड़ी संख्या जो है वो कौन सी है, आप खुद एक बार देखिए जरा, आपको कुछ समझ में आ रहा है सबसे बड़ी कौन सी संख्या है, सबसे बड़ा पहला संख्या है। इसका रीजन क्या है भाई, देखिए कुछ भी है तो इसमें सबसे पहले 9 है, इसीलिए सबसे बड़ा ही बनेगा, छोटा नहीं बनेगा। देखिए मैं क्या लिखा था, दोबारा लिख देता हूँ। सबसे पहला मैं क्या लिखा था, 9 8 8, ये 8 है। ठीक है ना, ये मान लीजिए 8 है। ठीक है, दूसरा मैं क्या लिखा था, 8 9 8 8। ठीक है, मैं आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए ज़्यादा कर रहा हूँ ये सब। ठीक है, तीसरा मैं क्या लिखा था, 8 8 9 8, यही मैं लिखा था। ठीक है, चौथा में क्या लिखा था, 8 8 8 9, यही मैं लिखा था। ठीक है, चलिए एक बार ऑप्शन पढ़ते हैं। चारों सब संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या जो है वो हमारा ये बोल रहा है डी है। कैसे डी है भैया, सबसे छोटी कैसे डी है। ठीक है, हमको यहाँ पे दिख तो रहा है कि भैया हमारी सबसे छोटी डी है, लेकिन यहाँ पे एक बार बी पे भी तो गौर कीजिए, हमारा बी सबसे छोटा है 8 9 8 8। भाई 8 9 8 8 इससे छोटा है कि नहीं है, यानी इससे छोटा संख्या भी हम बना सकते हैं, यानी पहला हमारा गलत हो गया। चलिए बी छोटी है सी से, यानी बी जो है ये सी से छोटा है। चलिए भाई बी जो है वो सी से छोटा है, कैसे छोटा है भाई, यहाँ पे 8 8 9 8 है, यहाँ 8 9 8 8 है, देखिए जरा सीधा ये भी हमारा गलत हो गया। चलिए तीसरा देखते हैं, चारों संख्याओं में से ए सबसे बड़ी संख्या है, ये जो है ये हमारा 100% राइट बात बोला है भाई। 9 8 8 8 9 8 8 8 मतलब कि 9888, 8988, 8898 और 8889, जाहिर सी बात है भाई ए सबसे बड़ा है। ठीक है, फिर डी क्या बोला है, चारों संख्याओं में से डी सबसे बड़ी संख्या है, गलत हो गया, जब ए बड़ा है तो डी कैसे बड़ा हो गया। ठीक है, यानी सिंपल इसमें क्या करना था, इसमें सिंपल हमारा डी सबसे बड़ा था, घबराने का बात नहीं है। चलिए अब अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए बोला है निम्नलिखित चित्रालेख, मतलब निम्नलिखित जो ग्राफ दिया हुआ है यहाँ पे, ये नीचे जो हमारा एक ग्राफ का टाइप दिया हुआ है। ठीक है ना, ठीक है, इसको बोला है, देखिए क्या बोला है उसमें, जो एक मनुष्य के पास विभिन्न नोट को दर्शाता है। चलिए भाई 100 रुपये का कितना नोट है, अब आप बोलोगे भैया 100 रुपये का 3 गो जीरो है, नहीं 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 नहीं, हमेशा यहाँ पे नीचे एक चीज़ दिया होता है। देखिए बोला है एक जो गोला है वो 5 नोट के बराबर है। चलिए देखिए तो क्या बोला है भाई, इस राशि में मतलब टोटल राशि में अगर 1250 जोड़ दिया जाए तो टोटल राशि कितना हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए भाई कोई दिक्कत नहीं है, करके आपको सिखाते हैं। देखिए 100 है ना, 100 है ना, एक गोले को अगर हम 5 मानते हैं भाई, दिया हुआ है दूसरा गोला 5 है, तीसरा गोला 5 है, तो टोटल कितना हो गया, 5 + 5 + 5 यानी 15 हो गया। यानी कि 100 रुपीज़ का उस आदमी के पास कितना नोट है, इंटू 15 नोट है, यानी कितना है 100 रुपीज़ का उसके पास 1500 रुपीज़ टोटल है। 100 रुपीज़ का अगर 15 नोट है तो उसके पास कितना नोट हो गया टोटल, मतलब कितना रुपये हो गया टोटल, यहाँ पे हम लिख देते हैं 1500, 1500 रुपये है। चलिए 50 का 1 2 3 4 5 है, यानी कि अगर मान लीजिए एक 5 है, दूसरा 5 है, तीसरा 5 है, चौथा 5 है, पाँचवा 5 है, यानी अगर 5 5 5 5 5 5 अगर जोड़ें तो हमारा 50 का उसके पास कितना नोट है, 25 नोट है ना, तो कितना हो गया भैया ये
1200 25 0 0 25 5 125, ठीक है। यानी कि 1250 रुपये किसका है उसके पास, केवल 50 का भी कितना है उसके पास, 1250 रुपये है, ठीक है भाई। चलिए इसको भी लिख देते हैं, यानी कि उसका 50 के पास, उसका मतलब 50 का कितना है उसके पास, 1250 रुपये है। केवल 50 रुपये से 50 रुपये का जो एक मतलब 50 रुपये का जो नोट है वैसा वैसा उसके पास 25 नोट है, यानी कि टोटल उस आदमी के पास 1250 रुपये है केवल 50 के नोट से। चलिए अगला देखते हैं, 20 का उसके पास कितना नोट है, 5 5 5 5 यानी 20 नोट है। 20 का उसके पास कितना नोट है, 20 नोट है, यानी कि 20 × 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भैया हमारा, ये हो जाएगा हमारा 400, यहाँ पे 400 भी लिख देते हैं। चलिए फिर बोला है 10 का उसके पास कितना नोट है, 5, और भाई मान लीजिए 2 गोला है तो 1 5 1 5 कितना हो गया भैया हमारे, दोनों जोड़ देंगे तो 5 5 10 हो गया, यानी कि 10 × 10 अगर हम करते हैं तो कितना आ गया भाई हमारे, ये 100 आ गया। अब देखिए, अब इन चारों को जरा जोड़ते हैं, 1500 400 कितना हो गया भाई 1900, फिर ये हमारा कितना हो गया भाई 2000, और ये जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा भाई 3250 रुपये उसके पास कितना है, उसके जेब में कितना रुपये है 3250। अब बोला इसमें अगर 1250 रुपये जोड़ दिया जाए, यानी 1250 जोड़ दिया जाए, 0 को 0 5 5 0 5 5 2 0 8 1 2 2 4 1 5 और 3 4, कितना हो गया भाई 4500 रुपये वो अपने मतलब उसके पास है। अगर 1250 रुपये जोड़ दिया जाए तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं थी, सिंपल क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन में क्या बोला है भाई, किसी भी अंक को दोबारा लिखे बिना 14709 से 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी। इसको मैं मतलब एक बार आप सभी को समझाया था कि करना क्या होता है। देखिए सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, तो देखिए आप सभी बोलेंगे सबसे पहले 0 लिख दिया जाए, नहीं सबसे पहले 0 नहीं लिखेंगे। रीजन क्या है भाई, मान लीजिए अगर मैं आपसे बोलूँ कि 010 ये टोटल कितना रुपया है, तो आप बोलोगे भाई 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है, मतलब 10 रुपये है। फिर मैं आपसे बोलूँ 020 उसका कितना रुपया है, मतलब इसका कितना वैल्यू है, आप बोलोगे 20, यानी कि अगर आगे 0 आ जा रहा है तो उसका कोई वैल्यू नहीं रह रहा है। इसीलिए कभी भी हम जब सबसे छोटी संख्या बनाते हैं तो सबसे आगे 0 नहीं रखते हैं, क्योंकि भाई सभी नंबर को हमको एक वैल्यू देना है, 0 जो है वो खिसिया जाएगा, ठीक है। इसीलिए सबसे पहले हम 0 के बाद वाली संख्या को लिख देंगे 1 सबसे छोटा है 0 के बाद, ठीक है। उसके बाद फिर 0 लिख देंगे, चलिए उसके बाद फिर सबसे छोटा कौन है 4, उसके बाद कौन है 7, उसके बाद कौन 9, यानी 10479 ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। घबराने का बात नहीं है। फिर बोला 2 अभाज्य संख्याओं का एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। देखिए इसमें भी कुछ नहीं आपको करना है, जरा समझिएगा बात को। 2 अभाज्य संख्या, यानी देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप एग्जाम्पल लीजिए, कोई सी किसी भी 2 अभाज्य संख्या को लीजिए। मान लेते हैं 2, हाँ ये चल ही नहीं रहा अच्छे से, मान लीजिए 2, 3 है, ठीक है। मान लेते हैं कि हमारा 2 अभाज्य संख्या कौन सा है 2, 3, तो अगर आप 2 और 3 का अगर जब आप एलसीएम निकालोगे, आप एक बार निकाल के 2 और 3 का एक बार एलसीएम देखिए, जब आप इन दोनों का एलसीएम निकालोगे जानते हो कितना आएगा 6 आएगा। तो भाई क्या हो रहा है, इन दोनों का जोड़ा जा रहा है, भाई जोड़ेंगे तब तो 5 आ जाएगा, तो जोड़ा नहीं जा रहा है, चलिए ठीक है। इन दोनों को घटाया जा रहा है, घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया जा रहा है, हाँ इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तभी 6 आ रहा है, क्योंकि डिवाइड करेंगे तो 1.5 आ जाएगा, ठीक है ना। यानी चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए 5 और 7 ले लेते हैं। 5 और 7 का जब आप निकालोगे तो आपका 35 आएगा। तो भाई क्या किया जा रहा है, 5 और 7 का मल्टीप्लाई तो किया जा रहा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है जहाँ आप कन्फ्यूज रहो, उसका सबसे बड़ा ट्रिक यही है कि आप एक एग्जाम्पल लेके सोच लो। भाई 2 अभाज्य संख्या की बात की गई है, हम 2 अभाज्य संख्या का एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल ले लिए, उसके बाद अगर हम एग्जाम्पल पे सोचेंगे तो हम आसानी से जो है वो हम अपना आंसर पा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब अपना इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या है इस क्वेश्चन में। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में बस कैलकुलेशन लगेगा, बाकी कुछ नहीं लगेगा। देखिए 2 संख्याओं का जो योग है वो इतना है, ठीक है। चलिए यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 12405 अधिक है तो बड़ी संख्या क्या होगी। चलिए देखिए यहाँ पर आप सभी को मानना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब भाई क्या मानेंगे क्या नहीं मानेंगे समझिएगा। देखिए आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है बड़ी संख्या को, तो हम मान लेते हैं कि बड़ी संख्या x है, ठीक है। अब बोला है एक संख्या दूसरी संख्या से 12405 अधिक है, ठीक है ना। अब मान लीजिए बड़ी संख्या अगर x है तो दूसरी संख्या क्या है, उससे छोटा ही ना होगा 12405। अगर मान लीजिए मैं आपसे बोलूँ कि 2 नंबर है, ठीक है ना, 2 नंबर के बीच में 12 का अंतर है। मान लीजिए अगर मैं आपसे बोलूँ 2 नंबर है, दोनों के बीच में 12 का गैप है, तो अगर मान लीजिए मैं आपको बड़ी संख्या 25 बोल दूँ तो जाहिर सी बात है भाई छोटी संख्या में से 12 हम घटाएंगे ही ना, तभी ना हमारा मतलब नंबर आएगा, तभी ना हम बोलेंगे हाँ भाई छोटी संख्या 13 है। क्योंकि भाई हम बड़ी संख्या को अगर लेट कर लेते हैं तो छोटी संख्या को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे उस रिलेशन को। तो अगर हम यहाँ पे बड़ी संख्या को x ले लेते हैं, यहाँ पे कलर चेंज किया जाए, बहुत देर से एक ही कलर है, ठीक है। चलिए अब ऐसा है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हम क्या किए कि मान लीजिए हम छोटी बड़ी संख्या को हम x मान लेते हैं, ठीक है। बड़ी संख्या अगर x है तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी -12,405। अब आप बोलोगे भैया यहाँ बोल रहा है एक संख्या दूसरी से इतना अधिक है तो हम जोड़ेंगे क्यों नहीं। अरे भाई बकलो लोग क्या मतलब बेवकूफ क्या भाई, जब बोला है कि इतना जो है वो अधिक है,
इतना अधिक है, तो अगर हम बड़ी संख्या को x मान ले रहे हैं तो बड़ी संख्या में अगर जोड़ देंगे तब तो ये बड़ी से भी बड़ी संख्या आ जाएगी। जब हम पहले ही मान लिए कि हमारा x बड़ा है तो कभी भी उससे छोटा ही ना जो भी आएगा वो आएगा, तो इसीलिए हम बोलेंगे अगर बड़ी संख्या x है तो छोटी संख्या क्या हो जाएगा भाई, x माइनस 12,405। ये हो गया। चलिए भाई उसके आगे देखते हैं। अब बोला है दोनों का जो एडिशन है वो इतना है, तो घबराने का बात नहीं है, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा भैया हमारा, जोड़ के मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इसको ऐसा करते हैं, इसको ऊपर करते हैं, ठीक है। अब जगह है, ठीक है। x प्लस एक्स माइनस 12,405 ये हमारा किसके इक्वल हो गया, ये हमारा इक्वल हो गया 2356785, ठीक है। चलिए फिर इसको हम देखते हैं, ये वाला इसको जोड़ेंगे, x प्लस एक्स कितना हो जाएगा भाई 2x, x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x माइनस 12,405 विल इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 2356785, ठीक है। अब ये जो माइनस है वो इधर जाके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो ये जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा भैया हमारा 12,405 जब इसमें ऐड हो जाएगा तो हमारा क्या आएगा भाई 5 5 10 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 9 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 11 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 9 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 6 हो जाएगा और फिर यहाँ पे 2 3 हो जाएगा, यानी 2369190, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा भाई 2x है तो उसका 2 ले जाकर वहाँ पे डिवाइड कर देंगे, सिंपल हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। बाकी कैलकुलेशन आपका काम है, मेरा काम बस इतना है कि मैं आपको बता दूँ, मैं आपको रास्ता दिखा दूँ, बाकी आपको चलना खुद है। तो इसमें करना क्या था, कुछ नहीं करना था, बड़ी वाली संख्या को x मान लेना था, बड़ी वाली संख्या को x मान लेना था, फिर मान लीजिए अगर बड़ी x हो गई तो दूसरा क्या होगा, ये हो गया। अब दोनों को जोड़ देना था और जोड़ के इक्वल कर देना था इसके, उसके बाद जो इक्वेशन मिल गया उस इक्वेशन को मेनली सॉल्व कर देना था, बाकी हमको कुछ नहीं करना था, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। देखिए बोला इसको सॉल्व कीजिए और जो आंसर आ रहा है उसको हमको बताइए, कुछ नहीं करना है भाई, सिंपल है, बहुत सिंपल है। आप सोचिए अगर इन सब, पहले तो बोर्ड मास आप पढ़े होंगे, बोर्ड मास पढ़े हैं ना, तो बोर्ड मास में क्या बोलता है, पहले मल्टीप्लाई किया जाए, यानी कि सबसे पहले तो इन सब का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मिनट, इन सब का आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए, देखिए बहुत बार क्या होता है, मैंने अपने पेपर में जो सबसे बड़ा मिस्टेक किया था वो यही किया था, मेरा सबसे अधिक यही वाला, मतलब ऐसा ही कोई क्वेश्चन था जो टाइम कंज्यूमिंग था। अब आप ये मत बोलना भैया बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दिए, नहीं, मैंने मतलब कि जल्दबाजी, मैंने जीरो को ध्यान में नहीं दिया, ठीक है ना। मैं लगा इन सबको मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई के बाद मतलब मान लीजिए मैं मल्टीप्लाई किया, मान लीजिए इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई बहुत कम भी अगर लगता है आपका तो 2 से 3 मिनट तो लग ही जाएगा ना। मेरा 2-3 मिनट, भाई परीक्षा में टाइम का ही अहम रोल है, टाइम ही अगर आप बचा लोगे तो ही तो आपको कुछ मिलेगा ना। आप अगर पूरा टाइम ही खर्च कर दोगे, बहुत लोग का क्या होता है, उनको 100 के 100 क्वेश्चन आता है बट उनको टाइम में कम पड़ जाता है और वो 80 कर ही पाते हैं। अब आप लोग के टाइम में तो भाई 80 क्वेश्चन है, मान लो बहुत लोग क्या होंगे भाई उनको 80 के 80 क्वेश्चन आ रहा है बट टाइम के अभाव में केवल 60 ही कर पाए, तो भाई क्या फ़ायदा है आने का, ठीक है ना। तो इसीलिए वहाँ पे टाइम का रोल होता है, तो मैं जल्दबाजी में ध्यान नहीं दिया और करने के बाद मुझे बहुत गुस्सा आया, अरे यार यहाँ पे जीरो था, दिमाग खराब हो गया मेरा, ठीक है। तो आपको बस यही करना है, आपको पहले ही नोटिस करना है कि भाई जीरो नहीं है, वैसे अक्सर ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन में आपको जीरो जान के दिया होता है, ठीक है। तो मान लीजिए इन सब का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आ जाएगा, ठीक है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आ जाएगा, और फिर प्लस करने के लिए बोल ही रहा है, यहाँ पे प्लस करने के लिए दिया हुआ है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 45 ही कॉमन हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो घबराने का बात है ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल भी नहीं है। चलिए सिंपल ये क्वेश्चन क्या बोला है समझते हैं। बोला 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या योग, अरे भाई एकदम गलुआ क्वेश्चन है। देखिए 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या क्या हो जाएगा भैया हमारा 10000 यही हो जाएगा, और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगा भाई 9999, ठीक है, हमारा 9 है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ के मैं इधर लिख दे रहा हूँ 99991 19999 आएगा, ठीक है। कौन सा हमारा, ये वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल बस आपको स्टेप वाइज ध्यान देना है, ठीक है। घबराना बस एक ही तो काम नहीं करना है, घबराना ही नहीं है, बाकी तो जो होगा देख लिया जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए इन तीनों का एचसीएफ निकालना है, तो मैं आपको एचसीएफ निकाल के दिखा भी देता हूँ, ठीक है ना। चलिए ये निकाल के दिखाते हैं आपको। तो 24 का भाई क्या हो जाएगा, इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 × 12 2 × 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 × 3, ठीक है। 2 2 4 8, एक बार मिला लेते हैं, 2 2 4 4 2 8 8 2 8 3 24, ठीक है। फिर 36 को देखते हैं, 36 का क्या हो जाएगा भाई 2 2 4 4 3 12 12 3 36, ठीक है। फिर 16 का क्या हो जाएगा, आपको हो सकता है दिख ना रहा हो, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ कि इधर जो है इधर कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप सभी को थोड़ा दिखे, ठीक है। 24 का क्या हो जाएगा भाई 2 × 2 × 3, ठीक है। फिर हमारा क्या था, 1 मिनट इसको ऐसे ऐसे बैक करते हैं, ओहो ये पूरा क्यों उड़ जा रहा है यार। 24 का क्या हो जाएगा भाई, आपको पता होगा 2 × 2 × 3, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है भाई, उसका 36 है, 36 का क्या हो जाएगा 2 × फिर 18 हो गया, 2 × 3 × 3 हो गया, फिर हमारा शायद 60 था, तो 60 का क्या हो जाएगा 2 × 30 2 × 3 × 5, ठीक है। अगर मिला लेते हैं 2 2 4 4 2 8 8 2 8 3 24, ये सही है।
2 2 जा 4 4 3 12 12 3 36 ये भी सही है। 2 2 जा 4 4 3 12 12 5 60 ये भी सही है। एचसीएफ में क्या होता है देखते हैं, तीनों में कौन सा कॉमन है, तो तीनों में 2 आया हुआ है, चलिए ठीक है। तीनों में एक और 2 आया हुआ है, चलिए ठीक है। तीनों में एक 3 आया हुआ है, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4 3 जा 12, सिंपल ही वाला हमारा 12 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका हमें 12 इसका आंसर मार देते हैं, काम खत्म। चलिए आगे मूव करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें भी आपको क्या करना है, घबराना नहीं है। देखिए क्या बोला है, एक पुराना जो है वो मेज है, ठीक है ना। वो देखिए इंग्लिश वाला अगर कोई भी होगा, अब तक कोई भी अगर इंग्लिश वाला रहा होगा, तो क्या आप रियलिटी बताइए कि आपको ऐसा लगा क्या कि अरे मैं इंग्लिश में हूँ। अगर आप देखिए, अगर आप वीडियो को देखने से पहले ये सोच लिए अरे यार भैया तो हिंदी में बता रहे हैं, बहुत बुरे आदमी यार हिंदी में बता रहे हैं, मेरा तो हिंदी है ही नहीं। मैं आपसे कितनी बार बोल दिया कि भैया हिंदी है तो क्वेश्चन हिंदी है। अगर क्वेश्चन में कोई ऐसा टर्म आ गया, मान लीजिए क्रय मूल्य, तो मैं आपको बताऊंगा हाँ भाई इसका मतलब कॉस्ट प्राइस होता है इंग्लिश में। अगर आ गया विक्रय मूल्य तो मैं आपको बताऊंगा हाँ भाई सेलिंग प्राइस होता है। आ गया मूलधन तो मैं आपको बोलूंगा हाँ भाई प्रिंसिपल होता है। देखिए मेनली है, आप मान लीजिए एक पुरानी मेज कुछ रुपए देकर के खरीदी गई, तो अब ऐसा थोड़ी ना कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा होगा भाई ये क्या बोल रहा है। भाई आपको भी तो, आप भी तो इंडिया में रहते हो, हिंदी जानते हो भाई, हाँ भाई खरीदा गया मतलब खरीदा गया। अब जरूरी तो नहीं इसको इंग्लिश में लिखा होगा कि एन ओल्ड मेज गिविंग सम रुपीज दैट हैज बीन परचेज्ड, मतलब ऐसा थोड़ी ना कि इंग्लिश में दिया होगा तो ही आपको समझ में आएगा, ठीक है। हाँ टर्म अगर इंग्लिश में मान लीजिए मिश्रण, तो मैं आपको बताऊंगा हाँ भाई इसका मतलब होता है हमारा अमाउंट। अगर दे दिया ब्याज तो मैं आपको बताऊंगा होता है इंटरेस्ट। तो आपको घबराना नहीं है। बाकी अगर वैसा कुछ होता है, वैसा क्वेश्चन आएगा, मैं इंग्लिश में भी आपको बताऊंगा हाँ भाई इंग्लिश में ऐसे ऐसे सॉल्व होता है। बहुत लोग पहले ही सोच लेते हैं हाँ यार हिंदी में भैया बता रहे हैं, मुझे हिंदी में समझ में नहीं आएगा। भाई मैं बोला तो हूँ, आप पहले क्वेश्चन देखिए, ठीक है ना, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा ही अगर ऐसा कोई टर्म आ गया उसमें तो। चलिए देखिए, एक पुरानी मेज कुछ रुपए देकर के खरीदी गई, चलिए ठीक है। उसकी मरम्मत 150 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्च हुए, यानी कि 150 रुपीज़ जो है उसकी मरम्मत पर, रिपेयरिंग वगैरह पे क्या किया गया, खर्च किया गया। फिर 20% लाभ लेकर, मतलब 20% प्रॉफिट लेकर 1620 रुपीज़ में बेच दिया गया। तो अब उस मेज का क्रय मूल्य मतलब कि सीपी जो है वो निकालिए। चलिए देखिए ऐसा क्वेश्चन है, क्या क्या हमको दिया हुआ है भैया, हमको क्या दिया हुआ है आप खुद सोचिए जरा सा। हमको इसमें हमको क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो हमको प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, सीपी पूछ रहा है, ठीक है ना। आपको फॉर्मूला पता हो या नहीं, मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, ठीक है ना। क्या फॉर्मूला है भैया, सीपी का फॉर्मूला होता है एसपी, एसपी होता है इंटू 100 अपॉन प्रॉफिट प्लस 100। आपको फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है भाई, सिंपल ये वाला फॉर्मूला होता है एसपी इंटू 100 अपॉन प्रॉफिट प्लस 100। देखिए जब तक आपको फॉर्मूला नहीं याद रहेगा, मान लीजिए अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, फॉर्मूला तो आपको याद होना ही पड़ेगा, ठीक है। अब आप बोलोगे भैया फॉर्मूला कैसे याद करें, तो फॉर्मूला के लिए कुछ नहीं करना है, बस आपको सुबह शाम, जैसे आप कुछ मतलब टॉनिक वगैरह लेते हो, टॉनिक वगैरह की तरह ही आपको सुबह शाम एक बार मतलब कि फॉर्मूला जो है वो रिवाइज कर देना है, 5 से 10 मिनट आपको लगेगा, ठीक है। तो बस चलिए अब अपने क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। सीपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, मैं आपसे क्या बोला, एसपी इंटू 100, यानी एसपी हमारा कितना है, सेलिंग प्राइस कितना है। मतलब अब देखिए हिंदी वालों को ही मैं बता दूं, क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे लाभ प्रतिशत धन 100, ठीक है। यानी कि हमारा जो क्रय मूल्य है, जो हमारा सीपी है, वो हमारा क्या हो जाएगा भैया, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस इंटू 100, 620 इंटू 100 अपॉन प्रॉफिट यानी लाभ प्लस 100, यानी प्रॉफिट हमारा 20 है प्लस 100, ठीक है। क्या हो गया भैया हमारे ये 1620 इंटू 100 अपन क्या हो गया भाई 120, जीरो से जीरो काट दिए, 12 से हम ऐसे करते हैं, इसको काट देते हैं, क्या कटेगा 12 बन जाए 12। चलिए ऐसे करते हैं, पहले 1620 इंटू 100 अपन कितना हमारा 120 है ना, ठीक है। जीरो से ऐसा किए, जीरो कैंसिल कर दिए, फिर इसको हम काट दिए 6 बार में, इसको हम काट दिए 5 बार में, फिर इसको काटते हैं 6 2 जा 12, 4 2 6 7 जा, ठीक है। 270 गुड़े हमारे क्या आ गया 5 आ गया, तो 270 इंटू 5 500, 5 7 जा 35 का 5 कैरी 3 और 5 2 जा 10 3 1350, ठीक है। 1350 रुपये हमारे इसमें क्या आ गया, ठीक है ना। तो घबराने का नहीं था, 1350 रुपीज़ हमारे यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, फॉर्मूला को पुट कर देना है। वैसे इसका 1350 एक्यूरेट नहीं आएगा, इसका जैसे देखिए 1350 तो था, ठीक है ना। उसके बाद 150 रुपये उस पर व्यय भी किया गया ना, एक्स्ट्रा रुपीज़ भी मतलब उस पर रिपेयरिंग के लिए दिया गया है। इसमें हम जोड़ेंगे 1500 आएगा। अब चूंकि ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन पे ही विचार करते हैं। अब हमारे पास अगर ऑप्शन में ही हमको 1500 नहीं दिया हुआ है, तो उसके बाद 1350 दिया हुआ है, तो 1350 पे ही हम क्लिक करेंगे, क्योंकि वो भी हमारा क्या है सीपी है, ठीक है ना। चलिए अब आगे मूव करते हैं, ठीक है। हाँ इसको नीचे कर, ठीक है। अब आइए भाई ये वाला क्वेश्चन क्या बोला है भाई, इसको समझते हैं। बोला है कितने समय पश्चात, यानी टाइम पूछ रहा है, एक राशि है, कोई भी राशि हो सकता है, ठीक है।
5% वार्षिक दर से यानी 5% पर एनम के हिसाब से साधारण ब्याज पर दोगुनी हो जाएगी, मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट पर 2 टाइम्स डबल हो जाएगी। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ कि सबसे पहले आपको समझना है कि आपसे पूछ क्या रहा है। ठीक है ना, बहुत बच्चे समझ नहीं पाते हैं। कितने समय पश्चात एक राशि यानी कि एक मनी, अब सबसे पहले समझना है कि एक जो यहाँ पे एक राशि बोला है वो मूलधन की बात किया है, यानी कि वो हमारा प्रिंसिपल की बात किया हुआ है। ठीक है ना, साधारण ब्याज की दर से दोगुनी हो जाएगी, मतलब कि अभी मैं आपको एक बात समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले एक राशि, भाई हमको पता नहीं है कि पैसा कितना है, भाई सबसे पहले हमको पैसा पता करना है ना, तो सबसे पहले हम पैसा पता करते हैं। भाई मान लेते हैं कि हमारा मनी जो है वो 100 रुपीज़ था। जस्ट सपोज कर लेते हैं कि एक जो राशि की बात की गई है वो हमारा कितना था, 100 रुपीज़ था। चलिए भाई, हमको पहले से 5% दिया हुआ है ही। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं भाई 5% जो है ये हमारा 5% तो हमको रेट यानी दर दिया हुआ ही है। हम उसके बाद प्रिंसिपल अपना 100 रुपीज़ मान ही लिए हैं, और उसके बाद क्या बोल रहा है, साधारण ब्याज की दर से दोगुनी हो जाएगी, यानी कि 100 रुपीज़ से जब दोगुनी होगा तो कितना हो जाएगा भैया, सिंपल है 200 रुपये हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे एक बात आपको बताई है, वो बात आपको रिमेंबर हमेशा याद रखनी है। वो बात क्या था भैया कि अगर 100 रुपये है, ठीक है, अगर वो 200 रुपये हो रहा है, तो अगर कोई चीज़ प्रिंसिपल से ज़्यादा बड़ी हो रही है तो वो एक ही चीज़ हो सकता है, वो है हमारा अमाउंट, यानी वो है हमारा मिश्र धन। ठीक है, यानी कि 200 हमको यहाँ पे मिश्र धन मिल गया, 100 मतलब मूलधन मिल गया, ये हमको रेट मिल गया। ठीक है, तो क्या हो गया भाई हमारा, अब देखिए, अब हमको सबसे पहले सिंपल हमको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। समय का फॉर्मूला क्या होता है भाई, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 यानी ब्याज गुड़े 100 बटा क्या हो गया हमारा ये प्रिंसिपल ये लिखा क्यों नहीं रहा है, प्रिंसिपल इंटू रेट हो गया, यानी कि मूलधन गुणे दर हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब इस फॉर्मूले के बेसिस पर ही हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमको सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100, अब सिंपल इंटरेस्ट क्या है भाई, तो हमको हमारा मूलधन 100 है, मिश्रधन यानी कि हमारा प्रिंसिपल 100 है, हमारा अमाउंट 200 है, तो इसमें हमारा वो क्या हो गया भाई, इसमें हमारा जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है, जो साधारण ब्याज है, वो क्या हो गया भैया, फॉर्मूला क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन, अमाउंट माइनस क्या होता है, प्रिंसिपल। ठीक है ना, तो चलिए भाई देख लेते हैं, अगर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है तो फिर क्या हो जाएगा भैया, हमारा 100 हो जाएगा, यानी 200 माइनस 100 कितना हो जाएगा भाई, 100 ही ना होगा। चलिए, उसके बाद फॉर्मूला क्या है भाई, ब्याज गुणे 100 मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन मूलधन मतलब हम माने ही है भाई, हमारा जो प्रिंसिपल था उसको हम 100 माने ही है, इंटू क्या था भाई हमारा रेट, तो रेट हमारा 5% दर हमारा है, ये कट गया, ये हमारा 20 बार में कट गया। ठीक है, सिंपल 20 वर्ष हमारा आया हुआ है। ठीक है ना, तो घबराने का नहीं है। चलिए नीचे इसको स्क्रॉल करते हैं, ये जो हमारा है इसको बोला है डिवाइड करने के लिए, तो अब डिवाइड कर लेंगे या नहीं कर लेंगे, करके भी दिखा देता हूँ। 406 से 7 को डिवाइड करना है, हमारा 7 7 या 49, जीरो उतार देंगे, 40 दोनों उतारने के लिए जीरो लगा देंगे 5 टाइम्स में, हमारा 8 हो गया। ठीक है, 70058 को आ रहा है। ठीक है, ये आ गया सिंपल, तो डिवाइड में तो आपको कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। अब बोला इसको मल्टीप्लाई कीजिए 2 इंटू 0.2 इंटू 0.02 इंटू 0.002। चलिए देखिए, सिंपल ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले जितने भी दो है मल्टीप्लाई कर दिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, उसके बाद डेसिमल लगा लीजिए, 3 डिजिट यहाँ पे है, 2 डिजिट यहाँ पे, 1 डिजिट, 3 2 5 1 6 डिजिट होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6, यही हमारा आंसर आएगा। सिंपल, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यही है ना, हाँ यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब आगे मूव करते हैं। 1 किलोग्राम का 125% क्या होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 1 किलोग्राम मतलब कितना होता है, अब देखिए सब आंसर ग्राम में दिया हुआ है, इसीलिए हमको ग्राम में ही सबसे पहले 1 किलोग्राम लिखना पड़ेगा, यानी 1000 ग्राम गुणे 125 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी 1250 ग्राम हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो होप करता हूँ गाइस सभी वीडियो यहाँ पे मतलब सभी जो क्वेश्चन है सॉरी उसको मैंने आप सभी को क्लियर कर दिया है। ठीक है ना, सभी क्वेश्चन को मैंने आप सभी को पूरा एक एक क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब ट्राई करूँगा कि अगली वीडियो जो है रीजनिंग पे या फिर मैथमेटिक्स पर ही लाई जाए। ठीक है, इंग्लिश वाले अगर आप हो यहाँ पे तो आप कमेंट करो कि भैया आपको दिक्कत हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताओ। मेरे अकॉर्डिंग तो भाई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ तो मैं बता ही रहा हूँ ना, लेकिन हाँ अगर आप चाहोगे तो मैं इंग्लिश में भी क्वेश्चन लाऊंगा, बट अगर लाऊंगा तो एक वो हो जाएगा कि मैं ज़्यादा नहीं केवल 5 ही क्वेश्चन ला पाऊंगा, क्योंकि भाई उसको ट्रांसलेट करने में हर एक क्वेश्चन को अगर मैं ट्रांसलेट करूँ तो 15 मिनट लग जाएगा। तो मान लो अगर मैं केवल 5 ही क्वेश्चन ट्रांसलेट करूँ तो मुझे 5 मिनट अगर के हिसाब से 75 मिनट मतलब कि 1 घंटा 15 मिनट लग जाएगा। ठीक है, तो फिर आप सभी को भी ये चीज़ें जो है थोड़ी समझनी पड़ेगी। बाकी हिंदी में क्वेश्चन है, बाकी उसका टर्म तो मैं इंग्लिश में समझा ही रहा हूँ। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन का अगर कोई टर्म इंग्लिश में समझा रहा हूँ तो उसका सॉल्यूशन भी इंग्लिश में कैसे होगा वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ भाई, हर चीज़ फॉर्मूला भी इंग्लिश में बता दे रहा हूँ। तो प्रॉब्लम आखिर आपको क्या हो रही है। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हो रही होगी। ठीक है ना, होप करता हूँ वीडियो बहुत अच्छी लगी है। ठीक है, और भाई वो परचेज करना बिल्कुल मत भूलिए पीडीएफ, क्योंकि वो आपको नवोदय में सिलेक्शन दिला सकता है। ठीक है ना, उसका पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है, अभी आगे भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि उसका प्रोसेस मैं ऐड कर दे रहा हूँ कि भाई कैसे उसको परचेस करना है। दोनों को बिल्कुल एक ही तरीके से परचेस करना है, दोनों के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। तो जाओ जल्दी उसको परचेस करो, अभी के अभी परचेस करो। और अगर परचेस करने के दौरान कोई दिक्कत आती है तो आपके भैया हैं ही है। ठीक है ना, मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए, फेसबुक पर मैसेज कीजिए,
मुझे ट्विटर पर मैसेज कीजिए, जीमेल कीजिए, जीमेल ही मैं मतलब जीमेल का मैं तुरंत रिप्लाई कर देता हूँ, ठीक है ना। फिर मुझे एक मैंने आपको नंबर भी दिया हुआ है 7080700233, याद रखिए इस पर कॉलिंग और मैसेजिंग अवेलेबल नहीं है, व्हाट्सएप वगैरह अवेलेबल नहीं है, इस पर केवल टेलीग्राम में मैसेज अगर आप करेंगे तो मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा, तो आप टेलीग्राम पर इसमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अभी प्रोसेस ऐड कर देता हूँ कि कैसे परचेस करना है, जाइए फटाक से परचेस कीजिए, ठीक है ना, और तुरंत पढ़ना शुरू कीजिए। तो होप करता हूँ वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब किए बिना तो यहाँ से जाइएगा मत, और जाइए परचेस कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। आपको ये वाला आपको पीछे अपने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यहाँ सवाल आपकी ज़िंदगी का है, जाइए उस लिंक पर क्लिक कीजिए तो आपको कुछ ऐसा ही ओपन होगा, ठीक है। ये हमारी खुद की ई बुक है, आपको फिर मैं नीचे स्क्रॉल करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। इसमें जो है मैंने उसमें सब आपको बता दिया है, ठीक है। अगर परचेज के दौरान आपको कोई दिक्कत होता है तो यहाँ हमने अपना मेल दिया हुआ है, ठीक है, और उसके बाद मैंने अपना मोबाइल नंबर भी यहाँ पर दे दिया है, ठीक है। इस पर कॉलिंग अवेलेबल नहीं है, आप टेलीग्राम पर मैसेज कीजिए, हम आपको रिप्लाई जरूर देंगे, ठीक है। परचेज करने के लिए हम यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही यहाँ पे हमसे ईमेल मांगेगा, ठीक है। मान लीजिए हम यहाँ पे एक ईमेल कोई भी भर देते हैं अपना, ठीक है ना। हम अपना ईमेल मान लीजिए भरते हैं, ठीक है। ईमेल भरने के बाद फिर हमसे यहाँ पे नीचे फ़ोन नंबर मांगेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम अपना फ़ोन नंबर जैसे ही भर देंगे, फ़ोन नंबर भरने के बाद हमको पे 59 रुपीज़ पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे हम पे 59 रुपीज़ पे क्लिक करेंगे तो हमको बहुत ज़्यादा ऑप्शन मिल जाएगा पे करने के लिए। एयरटेल मनी से पे करेंगे, कार्ड से पे करेंगे, फिर यूपीआई से पे करेंगे, नेट बैंकिंग करेंगे, वॉलेट करेंगे, मतलब जहाँ से भी आप चाहें वहाँ से पे कर सकते हैं, ठीक है। आप क्लिक करके उस पर पे करेंगे। पे करने के बाद जो आपको वेबसाइट खुलेगी, जैसे ही आप पे कर देंगे, इस बात को नोट कर लीजिए, जो वेबसाइट का इंटरफेस आपके सामने खुलेगा उस पर आपको 20 से 30 सेकंड वेट करना है, ठीक है। आपको वेट करेंगे तो उसके बाद ऑटोमेटिकली जो आपका पीडीएफ है वो आपको खुल जाएगा। बहुत बच्चे क्या कर रहे हैं, परचेस कर ले रहे हैं और देख रहे हैं कि नहीं खुल रहा है तुरंत पीडीएफ, तो तुरंत वो बैक का बटन दबा दे रहे हैं। जैसे ही बैक का बटन दबा रहे हैं तो हम लोग से संपर्क टूट जा रहा है, इसीलिए उनको पीडीएफ नहीं मिल पा रहा है, तो दोबारा फिर हमको पीडीएफ मजबूरी में अपने ओर से फिर दे देना पड़ रहा है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे ही आप पे करेंगे, जब पे सक्सेसफुली हो जाएगा तो फिर आपको वहाँ पर रुक जाना है थोड़ी देर, क्योंकि वो रीडायरेक्टिंग करते रहेगा, तो आपको कुछ देर वेट कर लेना है, ठीक है। 20 से 30 सेकंड आपको वेट करना है, फिर ओपन हो जाएगा। तो भाई सवाल आपकी ज़िंदगी का है, जाइए इसको जरूर परचेस कीजिए, जरूर परचेस कीजिए। हर दिन एक मॉडल पेपर लगाइए, पूरा सॉल्यूशन मैंने आपको दिया हुआ है, ठीक है। सॉल्यूशन देखिए कैसे सॉल्व हो रहा है, क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो टोटल 2800 से ज़्यादा क्वेश्चन हमने उसमें आपको दिया है। सोचिए इतना क्वेश्चन लगा के जाएंगे तो लिख के लीजिए सिलेक्शन होगा। इतने जो नवोदय के बच्चों को मिला करके हमने पूरा मतलब मॉडल पेपर को बनवाया है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत लगा है, 47 दिनों की मेहनत लगी है, केवल और केवल आप लोग के लिए। आपका सवाल ज़िंदगी का है, आपके केवल 59 रुपये में आप इसको जरूर परचेस